हेलो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की ये सेकंड क्लास ईबीएस की ये आपकी दूसरी क्लास है जो आपके सीटेट एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो क्लास मैंने अपलोड करी थी उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे फैक्ट थे, इनके साथ मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन यहाँ जो फैक्ट दिया है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये मैं अब आने वाली जो वीडियो होगी उसमें इनको सॉल्व करवाऊंगा और एक बार सारी चीजों को रिवाइज करवा दूंगा। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें भी हम लगभग 15 मिनट जो है 10 से 15 मिनट जो है उसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे जो आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है नांग गुम्फन। ये आपसे पूछा जाता है कि नांग गुम्फन कहाँ का जो है, ये रंगोली है, कढ़ाई है, क्या है और इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो ये इस तरीके से एक चित्रकला होती है, रंगोली या कढ़ाई होती है। ऐसे डिजाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये नांग गुम्फन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो पूछा जाएगा आपको सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रंगोली और कढ़ाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो है वह बीन, तुम्बा, खजरी, ये तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि सूखी लौकी से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं और ऑप्शन लिखे थे, 4 कथन लिखे थे और उनको चुनना था, सही ऑप्शन का जवाब देना था। तो इन तीनों को याद रख लेना, बाकी जो इसके अलावा आएगा वो लौकी से नहीं बनेगा। बीन आपकी सूखी लौकी से बनती है, तुम्बा सूखी लौकी से बनता है और खंजरी भी आपका सूखी लौकी से बनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में पाए जाने वाले जो जहरीले सांप कौन कौन से हैं और इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए थे, तो उनमें से चुनना था। एनसीईआरटी का ये फैक्ट है जिसमें ये लिखा है कि भारत में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, कुरैत, करेत, दुबोइया और अफाई। ये जो 4 सांप हैं या सर्प हैं, ये क्या होते हैं? जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नाग, कुरैत, दुबोइया और अफाई। नेक्स्ट, अब एक घटपर्णी पौधे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो घटपर्णी पौधे के बारे में जितने भी फैक्ट हैं एनसीईआरटी में वो मैं आपके सामने सारे लेके आया हूं। अगर इन सभी फैक्ट को आप बार बार रिपीट करते हैं, वैसे रिवीजन तो मैं साथ ही साथ करवाता जाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हमने जो पहले स्लाइड में या फिर पहली क्लास में पढ़ी थी और आज जो पढ़े थे उसमें पढ़ेंगे, उसमें हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट में। तो रिवीजन का क्या होता है कि जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, वह हमारे माइंड में वह चीज बनी रहेगी। तो घटपर्णी पौधे से पूछा गया था कि घटपर्णी को और क्या बोला जाता है, ठीक है, और एक तरीके से यह भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी इसका क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा। तो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे मशहूर है, ठीक है, जो निफेंथिस है या फिर इसी को घटपर्णी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक संरचना होती है, ये यहाँ पे खुला हुआ ये होल टाइप से होता है और इसके ऊपर एक पत्ते का ढक्कन होता है। इस तरीके से ये ढक्कन, जब इसमें कीड़े मकोड़े बैठते हैं, इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है और इसके आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पे बैठते हैं, तो ये ढक्कन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जिससे वह कीड़ा उसमें फंस जाता है। तो ये जो है इसको निपेंथिस भी बोला जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं घटपर्णी। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भारत में कहां पर पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में यह पाया जाता है। आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। इस प्रकार से इसमें एक ढक्कन पाया जाता है जो कीड़ा बैठने के बाद वह क्या ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खिंचे चले आते हैं। अब इसमें से कोई सुगंधित चीज या फिर खुशबू निकलती होगी जिसके कीड़े होते होंगे आकर्षित और उसके पास चले आते होंगे।
पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर धंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। जैसे ही उसके पास आएंगे तो वह उसमें अंदर चले जाते हैं और ढक्कन बंद हो जाता है, जिसके कारण से वह उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसके बारे में जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें। मेंढक कीड़े मकोड़े चूहों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? नेपेंथिस, या फिर इन्हीं को घटपर्णी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में यह मिलता है। इसका आकार लंबे घड़े के जैसा होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन बना होता है। इसमें खास तरह की खुशबू निकलती है जिसमें कीड़े फंस जाते हैं और उसके बाद उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था आपसे 28 जनवरी 2023 को सीटेट एग्जाम में। तो इस तरीके से अभी भी आपसे पूछे जाने की संभावना है, मतलब इसके जो पॉइंट है वो बदल देंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के अलावा ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इसके आंसर कुछ भी पूछ सकते हैं, बस ईबीएस में उनको एनसीईआरटी के फैक्ट उठाकर देते हैं वो लोग। तो आप इनको अच्छे से जितने भी क्वेश्चन या जितने भी टॉपिक फैक्ट हैं वो इसमें पढ़ाए जा रहे हैं वो आप कवर कर लें और रिवीजन कर लें, तो आपसे सारे क्वेश्चन बनना संभव हो जाएगा। पूछा गया था घटपर्णी या फिर जिसको नेपेंथिस बोला जाता है, चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 मेघालय। नेक्स्ट, अब पूछा जाता है आपसे कौन सी चीज कहाँ से आई है, किस देश से ये चीज आई है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं इनके बारे में बताया गया है आपके एनसीईआरटी में। जो अलग अलग सब्जी हैं या फिर फल हैं वह कहाँ से आए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो हरी मिर्च है कहाँ से आई थी और कौन लेके आया था। ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ ईबीएस का क्वेश्चन है। तो इसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो मिर्च को, हरी जो मिर्च है या मिर्च है, वह पुर्तगाली व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लेके आए थे। कौन लेके आया था? पुर्तगाली व्यापारी। और कहां से लेके आए थे? दक्षिण अमेरिका से यह लेकर के आए थे। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट याद करने वाले हो जाएंगे। और दक्षिण अमेरिका से और कौन कौन सी चीजें आई हैं? आलू, टमाटर, अमरूद और मूंगफली। तो आलू, टमाटर, अमरूद, मूंगफली ये भी कहां से आए हैं? दक्षिण अमेरिका से। भिंडी और काफी हमारे देश में कहां से आए हैं? अफ्रीका से आए हैं। फिर गोभी और मटर की बात करें तो ये कहां से लिए गए हैं? यूरोप से लिए गए हैं। यूरोप से हमारे देश में आए हैं। चाय असम से आई है, मतलब चाय हमारे असम में ही हुई है। सोयाबीन की बात करें तो यह चीन से आई है। तो चीन से पहले और कहीं गई, फिर उसके बाद सोयाबीन हमारे देश में आया। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये जो सब हैं यह कहां पर हुए हैं? यह सभी भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या? मिर्च, आलू, टमाटर, अमरूद और मूंगफली, ये 5 चीज कहां से आई? दक्षिण अमेरिका से। भिंडी और काफी कहां से आए हैं? अफ्रीका से। गोभी और मटर यूरोप से। चाय असम से। सोयाबीन आया है चीन से। और पूछा जाता है बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सभी चीजें भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो 1 नंबर यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। अब एक मृत सागर के बारे में जानकारी है कि मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसका जल बहुत अधिक खारा होता है। उसमें नमक की मात्रा लगभग 30% नमक की मात्रा होती है। तो नमक की मात्रा अधिक होने के कारण हम उसमें डूबते नहीं हैं, क्योंकि पानी का जो घनत्व है वह हमारे शरीर के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो उस पर हम बैठ भी जाएं तो उसमें हम डूबेंगे नहीं। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है जिसमें सबसे अधिक नमक पाया जाता है।
इतना नमकीन की लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो हम बोल सकते हैं लगभग 30% जो है नमक की मात्रा यहाँ के पानी में पाई जाती है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, तो इसमें डूबते नहीं हैं। तो इसको आप याद रख सकते हैं, डेड सी भी बोला जाता है इसको, या फिर मृत सागर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, अब एक फैक्ट आपको दांडी यात्रा के बारे में दिया है, इससे भी प्रश्न आपको भर भर के पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। यह घटना 1930 की है, मतलब जो दांडी यात्रा है यह कब हुई थी? 1930 में हुई थी, भारत की आजादी से पहले। बहुत साल से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी, ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। आपको पता है कि नमक हमारे खाने के लिए कितनी एसेंशियल चीज है, कितनी जरूरी चीज है, उस पर भी अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। और उसके अलावा जब हम उस पर खरीदते थे तो उस पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जिससे आम जो लोग हैं वह नमक खरीदने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करते थे। इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को मजबूरी से दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने में बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। तो एक और फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने कहां से अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपनी किसकी शुरुआत की थी? इस दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और लगभग 24 दिन की यात्रा के बाद वह कहां पर पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए थे। तो ये आप इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है जो अलबरूनी के बारे में आपको दिया है। यह 1000 से भी ज्यादा साल पहले अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत की यात्रा पर आए थे। कहां से आए थे पूछा जाएगा, तो उज्बेकिस्तान से यहाँ पे भारत आए थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर पर वे जगह जो अपने देश से अलग लगी। जब वह अलबरूनी आया था तो यहाँ की चीजों को उसने ऑब्जर्व किया, अलग अलग चीजों को देखा और उन चीजों के बारे में उसने ज्यादा लिखा जो उन्हें अपने खुद के देश से यहाँ पे अलग लगी थी, उनके बारे में उसने लिखा। अब एक जो फैक्ट जो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है वह NCERT में लिखा हुआ है, वह है तालाब के बारे में। अलबरूनी ने कहा, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियां लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है। तो ये अलबरूनी ने एक तालाब के बारे में लिखा था। और यह जो डाक टिकट दिख रही है आपको, यह डाक टिकट 1973 में छपी थी। उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। 1000 साल पूरे होने पर यह डाक टिकट 1973 में छपी हुई थी। तो ये फैक्ट थे अलबरूनी के बारे में, इसको भी आप याद कर सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ फैक्ट। तो आपने ये सारी जो फैक्ट है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इनको रिवाइज भी बार बार करते रहिए या फिर एक जगह पर कहीं पर नोट करते जाइए। इसी तरीके से हम लगभग 10 या 15 मिनट डेली इनको डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा, एक जो NCERT का है सारा बेस हमारा तैयार हो जाएगा और EVS के साथ साथ आपका साइंस और आपका जो है साइंस के अलावा सोशल साइंस, इन सभी के लिए एक जो बेस है वह तैयार होता जाएगा। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एवं अपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने 2 दिन में पढ़ा है उसको
एक नज़र से जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे के फैक्ट को कवर करेंगे। तो आपको आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।